अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, जो सैलाब की सूरत हाल है, पंजाब की बात करें तो तमाम दरिया जो पंजाब के हैं वो बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। भारत की जानिब से अभी जारहियत की गई, इस पर असद इकबाल साहब की जानिब से भी ये कहा गया है कि पहले भारत ने पानी जमा किया और फिर एक साथ छोड़ दिया और अब हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। हम किधर की बात करें, नारोवाल की बात करें, गंडा सिंह की बात करें, हवेली लखा, बहावल नगर, चनाब की हम बात करें तो सियालकोट की बात करें, तो जिस ज़िले की हम बात करें वहाँ पर सूरत हाल हमें दुरुस्त नज़र नहीं आ रही है। और शहरी आबादियाँ सियालकोट में बात करें और फिर देही इलाकों में भी पानी जमा हुआ है। कोशिश की जा रही है, बहुत से लोग हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं कि अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई मदद हमारी नहीं की गई है। लेकिन हमने कादराबाद में भी ये देखा कि इतना ज़्यादा पानी आ गया था कि कैपेसिटी वो नहीं थी और उतना पानी उधर से नहीं गुजारा जा सकता था, तो फिर दो मकामात के ऊपर स्पर बंद जो हैं उनको तोड़ना पड़ा था और फिर वो भी आबादी की जानिब पानी बढ़ रहा है। ये मौजूदा सूरत हाल है। इसके ऊपर हमने आज बात करनी है कि मौसमियाती तब्दीलियां तो हैं, फिर जो हमें मकबूजा कश्मीर के अंदर बारिशें नज़र आ रही हैं, वहाँ पे क्लाउड बस्ट हुए हैं, उसके बाद ये सूरत हाल ख़राब हुई है। राना साहब, सबसे पहले एहसन इकबाल साहब आज जब निकले हुए देख रहे थे, वो दौरा कर रहे थे, कश्ती पर थे, तो उन्होंने ये बात की कि भारत ने आबी जारहियत की है और पानी पहले रोकी रखा, पहले पानी जमा किया और फिर एक साथ छोड़ दिया गया। अब लोग जिन्होंने 88 का सैलाब देखा है वो भी परेशान हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये सूरत हाल हमने शायद 88 में भी नहीं देखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है, क्या हमें भारत से ये तवक्को थी कि भारत पानी नहीं छोड़ेगा? क्या हम भारत से ये तवक्को रख रहे थे कि भारत पानी की जगह फूलों के गुलदस्ते भेजेगा? क्या हम भारत से ये तवक्को रख रहे थे कि भारत हमारे लिए जो है वहाँ की बड़ी स्पेशल काजू की मिठाई बर्फ़ी भेजेगा? क्या हम ये तवक्को रख रहे थे कि भारत हमारे साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता निभाएगा? क्या हम ये तवक्को रख रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। किसको नहीं ये पता था या तो भारत पानी छोड़ेगा या भारत पानी बंद कर देगा। ये दो ही चीज़ें थी ना जी, तीसरी कोई चीज़ नहीं थी। हमने क्या बंदोबस्त किया? भारत इससे डबल पानी भी छोड़ सकता है। बात भारत की हम कर रहे हैं, हमने क्या बंदोबस्त किया? 2 फौजी जवान शहीद हो गए जी, बच्चे शहीद हो गए। अभी बहुत से लोग हैं जिनके मैंने आज एक ऐसे शख्स को देखा जो खुद कहता था मुझे इस पानी में बहने दो जी। और लोग पूछ रहे क्यों भाई, क्यों? और एक कहता मेरा बचा क्या है? मेरे जानवर नहीं बचे, मेरा घर नहीं बचा, मेरे कुछ चीज नहीं बची, मैंने बच के क्या करना है? एहसन इकबाल साहब बड़े हमारे लिए बड़े मोअज़्ज़िज़ हैं, वो कश्ती पे थे। जिनके पास कश्ती नहीं है, जो शदीद बारिश में शकरगढ़, नारोवाल, सियालकोट इर्द गिर्द के इलाकों में शदीद बारिश में पूरी रात छतों में लोग रहे हैं, कितने जानवर वहां से चले गए। हमने क्या इंतजाम किया? जब भारत ने बता दिया कि हम पानी छोड़ रहे हैं, क्या हमने लोगों को वहां से मुंतकिल करने का कोई बंदोबस्त किया? अब अगर काम कर रही है तो सिर्फ फौज कर रही है, और जब फौज ने काम करना है तो इस सियासी लोगों को, इन मुंतखब नुमाइंदों को यार भेजें घर। फिर फौज को कहें कि भाई आप नहीं करना है ना। फौज के अलावा उससे पहले कहाँ थे? आधी रात को ऐलान हुआ सियालकोट में, 144 लगा दी गई। सारा आपको पता है सियालकोट शहर के अंदर जो पानी आप तब तक मौजूदा कहाँ का, किस चीज का है? बारिश का पानी मौजूद है। ऐसे ही है, लोगों की गाड़ियां डूबी हुई हैं घरों के अंदर, वो फर्नीचर आप देखें लोग बेच रहे हैं। बिल्कुल, इसका जिम्मेदार कौन? सर ख्वाजा साहब ने एक बात की है ना इसके ऊपर फिर से एक दफा, वो कहते हैं जी कि बल्दियाती नुमाइंदे नहीं है ना, बल्दियाती इदारों को हमने स्ट्रांग नहीं किया। तो ख्वाजा साहब फिर किससे शिकायत कर रहे हैं? ये बल्दियाती नुमाइंदे सबसे ज्यादा पंजाब में किसकी हुकूमत रही है? इस वक्त किसकी हुकूमत है? इससे पहले किन की हुकूमत होती थी? एक दफा के अलावा किन की हुकूमत रही है? बल्दियाती इलेक्शन किसने करवाने थे? चले बल्दियाती नुमाइंदे नहीं है, बल्दियाती सिस्टम तो मौजूद है ना। बल्दियाती सिस्टम जो मौजूद है वो क्यों नहीं काम कर रहा? अब लोगों के घरों से अभी तक बारिश का पानी नहीं निकला, खुदा न खास्ता सैलाब का पानी शहर में दाखिल हो गया, तो क्या सूरत हाल बनेगी? आपको पता है, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, अब हजारों में तादाद चल गई उन देहातों की जी, ऐसे ही जहाँ पे ये लोग जो हुए, जानवर गए, सब कुछ चला गया। फौज के आने से किसी हद तक लोगों की नकल मकानी या लोगों को महफूज रास्ता ये मिलना शुरू हुआ है। पहले मशीनरी कहाँ थी? मुझे शकरगढ़ के नुमाइंदे ने बताया कि टोटल जितने लोग रेस्को के वहाँ पे हैं ना, वो शायद एक जगह के लिए ना हो।
हाँ जी, लोग प्राइवेट कश्तियां मंगवा रहे हैं, उस पर खर्चा कर रहे हैं वहां से निकलने के लिए। माल मवेशी तो गए, घरों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, फिर प्राइवेट कश्तियां वो कर रहे हैं। एक बड़ा अभी ना इससे निबड़ लेंगे, ये नुकसान हो जाएगा, हो जाएगा कब। आपने सोचा है इसके बाद किस तरह निपटेंगे? सब्जी आपकी खत्म होगी, चावल आपका, फसलें खत्म, फसलें आपके खत्म होगी, टूटे हुए घरों को किसने बनाना है? इन सब्जियों के लिए किसने करना है? आप अभी अगर आप इसको देखें सियालकोट को जी, तो सियालकोट में आपको नजर आएगा सबसे ज्यादा नुकसान सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, इन साइडों पे हुआ है। ऐसे ही है। और मैं चाहूंगा कि अगर ये कोशिश करें तो सियालकोट के नुमाइंदे से बात करें, और इस वक्त वहां पे पोजीशन क्या है, लोगों का हाल क्या है, और आगे से आगे जो बढ़ता जा रहा है ये मामला, ये कहां तक जाएगा। और आधी रात को एक और चीज है, ये जो रावी में सोसाइटियां बन गई थी जी, ये रावी के अंदर जो चीजें बन गई थी, ये आज से पहले क्यों नहीं रोकी? बुरहान साहब, आज चल रहा था, ज़िया मस्कूर एक बड़े नौजवान बेहतरीन शायर हैं, उनका शेर बहुत ज़्यादा जो है आज वायरल हो रहा था कि दरिया के तजावुज़ का बुरा मानने वाले, दरिया का ही छोड़ा हुआ रकबा है तेरे पास। हमने दरियाओं में जाके जो है अपने घर बसा लिए, आबादियां बसा ली हैं। साकिब साहब, ये अब सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, पूरा पंजाब अंडर थ्रेट है इस फ्लड की वजह से, और हम ये देख रहे हैं कि हेड मराला से निकल गया, फिर हेड खानकी की तरफ आ गया, कादराबाद की तरफ आ गया, हमने गंडा सिंह के मकाम पे देखा, आगे हवेली लखा तक हमने देखा, फिर भावल नगर। हम ये देख रहे हैं कि जी अच्छा यहाँ से रैला निकल गया, अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस लम्हे मौजूद में हम क्या कर सकते हैं? एक तो जो जितना हो सके इंतज़ामिया को एक्टिव होना चाहिए। ये सारे दरियाए सतलुज है, रावी है, चनाब है, इनमें जो आसपास के गांव हैं, देहात हैं, वो मुतासिर हुए हैं। सियालकोट से मामला ये शुरू हुआ है। अच्छा, इस सारे इलाके में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, बाकी तो है ही है, बाकी भी नुकसान है, वो चावल की फसल है। जो इस सारे इलाके में चावल की फसल थी, और वो सारी तकरीबन जो है वो जिस इलाके में पानी गया है वो तबाह हो गई है, और लोगों के माल मवेशी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। हुकूमत को उन तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, मैंने कोशिश की कि सियालकोट, नारोवाल या इन इलाकों से कुछ जो है वो जानने वालों से बात की जाए। सिर्फ एक हिंट मैं दे दूं कि वहाँ जो एक बताया गया है कि एक गांव है, मुख्तलिफ गांव हैं, इलाका जो बजवात है, वहाँ पे पुल बजवा, ये तकरीबन सियालकोट से 21 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि रात से हमारे पास कोई जो है वो नहीं आया हमारी जो है वो पूछने के लिए, को डिप्टी कमिश्नर, को PDM, को पंजाब हुकूमत, कि आपका क्या हुआ। उनका फसलें तबाह हो गई, हमारे माल मवेशी जो है वो पानी में बह गए हैं, घर तबाह हो गए हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ गया था। तो इन जो फोकस हो जाता है शहरी जगहों पे, जिन जगहों पे जो है वो पहुंच सकती है इंतज़ामिया, ये जो साइड के देहात हैं ख़ास तौर पर, उन पर फोकस होना चाहिए और उनको पहुंचे। बिल्कुल, वो कह रहे हैं इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, कोई राब्ते का जरिया नहीं है, रास्ते बंद है। ये सारी सिचुएशन में घर में खाने पीने की अशिया जो है वो खत्म हो चुकी है। साकिब साहब, मेरी अपनी फैमिली जो है, पहुंचना चाहिए। साकिब साहब, मेरी अपनी एक फैमिली जो है, पूरी एक फैमिली जी, वो कल रात से छत पे बैठी है, और छत पे जो बैठी है बारिश में बैठी है। वो कह रहे हैं कि मोबाइल के सिग्नल जो हैं वो भी अब तो होने तो बैटरी खत्म हो गई है, और बारिश में बैठे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, नीचे जितना सामान हर चीज खत्म हो गई है। साहब, जो सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। कसूर से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि लाहौर से फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद है। कसूर का रुख पहले कर लेते हैं। तनवीर, ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? हम मसाइल की बात कर रहे हैं, जो शहरी हैं, जो देहाती हैं, उनको किन मसाइल का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, और मजीद क्या थ्रेट्स हैं अभी? जी, जो आपने बात की है शहरी और देहाती की, ये सारा एरिया जो है सैजरा से लेकर कोठी फतेह मोहम्मद कंगनपुर तक, ये सारा का सारा देहाती एरिया है। यहाँ 72 जो है वो देहात हैं जो दरिया के, जैसे आपने पहले भी बात की, बिल्कुल दरिया के किनारे पे हैं। और सबसे अहम बात वो जो यहाँ ये है कि वो रेत माफिया जो यहाँ से रेत निकालते हैं, उन्होंने अपने रास्ते बनाए हैं, और ये जो लोग यहाँ दरियाओं की बस्तियों, दरियाओं के पेट के अंदर बाद हैं, बस्तियां बनाई, उनका भी कसूर है, जिसकी वजह से जो है वो नुकसान जो है वो हद से ज्यादा हो रहा है।
कई सैकड़ों एकड़ फसलें जो है 72 दहात की सैकड़ों एकड़ फसलें जो है वो तबाह हो चुकी है, जिसमें खास तौर पर इस वक्त धान की फसल तैयार खड़ी थी, 1 माह बाद उसकी कटाई शुरू हो जानी थी। मकई की फसल है, तिल की फसल है, दीगर फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी है। किसान जो है वो बिल्कुल जो है वो तबाह हो चुका है। मगर कुछ देखे ना, अब इंतजामिया उनको इनखला के लिए कह रही है, मगर वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। 144 का नफाज भी किया गया है, मगर वो लोग बात मानने को तैयार नहीं है। पाक रेंजर मौजूद है, फौज मौजूद है, लेकिन वो लोग अभी भी बात सुनने को तैयार नहीं। अभी और पानी आने की पेशन गोई तो नहीं हुई, अभी ये कहा तो नहीं गया कि मजीद पानी आएगा, और कितना एरिया है आपने कहा सब 72 देहात यहाँ पे हुए हैं मुतासर, या इससे ज़्यादा भी खदशा है, और कितना नुकसान आप समझते हैं? जी बिल्कुल राना साहब, जो आपने बात की है, अलर्ट बिल्कुल है। जिला इंतजामिया बार बार ये कह रही है अगले जो है वो 24 घंटों में मजीद जो है वो 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है। इंतजामिया बिल्कुल अलर्ट है, और इंतजामिया जो है वो बिल्कुल ये कह रही है कि ये पानी बिल्कुल आएगा, क्योंकि पानी की जो सूरत हाल है, जो मकामी लोग हैं वो कह रहा है कि सतलुज जो है वो इस तरह बिफरता हमने पहले कभी नहीं देखा था। जो सतलुज के अब हालात हैं, पानी मजीद आएगा। दूसरी बात यह है कि 36 धात ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है वो जिनके अंदर मकानात भी गिरे हैं, कई फीट जो है वो अभी भी पानी खड़ा है, और उनका जमीनी रास्ता जो है वो दूसरे कसूर से जो है मुंतका है। वहां अमदादी सरगर्मियां सिर्फ बोट्स के जरिए की जा रही हैं। उनके माल मवेशियों तक पहुंचने के लिए, चारा पहुंचाने के लिए मुश्किलात तो हैं, मगर वो लोग कहते हैं कि हमें जो है वो बेड़ों के लिए मोटरें दी जाए। इंतजामिया ने उनकी हेल्प भी की है, मगर वो अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं है। तनवीर, आप साथ ही मौजूद रहिए, हमें सियालकोट से हामिद रजा कहलू ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। हामिद, आपकी जानिब मैं आता हूं, मुझे पहले फहीम, आप लाहौर की सूरत हाल लाजमी तौर पर बताइएगा कि अब रात को हमने ऐलानात होते हुए देखे, उसके बाद हमें पता लगा कि कुछ सायरन्स भी बजाए गए हैं। अभी सूरत हाल क्या है? जो भारत से मजीद रैला छोड़ा गया है पानी का, वो कितने बजे तक रावी लाहौर जो है उससे टकराएगा? घंटे से लाहौर में जो रावी का बहाव है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, और इस वक्त शादरा के मकाम पर तकरीबन 1 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। अब से कुछ देर कबल जो है सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी यहाँ पर आए, और उनका ये कहना है कि आज रात को किसी वक्त भी एक बड़ा रेला, जिसका अमूमी तौर पर यही बताया जा रहा है कि तकरीबन 1,70,000 से 1,80,000 क्यूसेक का रेला जो है वो दरिया रावी पर शादरा के मकाम पर गुजरने का इम्कान है, और गुज़िश्ता तकरीबन 3 घंटे से पानी की सतह मुसलसल बढ़ती जा रही है। और उसका असर जो है इस वक्त ये है कि जो रूडा, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि रावी के किनारे पर एक नया शहर बसाना है, तो उसके अंडर आने वाली तकरीबन 120 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज़, जिसमें से बेशतर जाली और गैर कानूनी थी, वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। जबकि अभी भी यहाँ पर देखने में नज़र आ रहा है कि जो दरिया के बेड पर मुश्तमिल छोटे छोटे गाँव थे, जानवरों के बाड़े थे, उन्हें तो यहाँ पर इनखला करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक ताहाल जो दरिया रावी है उसकी सूरत हाल कंट्रोल में है। लेकिन इंतज़ामिया का कहना है कि पानी का दबाव बढ़ने और पानी का बहाव ज़्यादा होने के बाद जो है फिर जो यहाँ पर सूरत हाल है वाज़ेह होगी। इस वक्त तमाम तर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अदारे जो हैं इस तमाम सूरत हाल को लम्हा ब लम्हा मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन अब इस पानी के आने के बाद दरिया रावी पर उस चीज़ पर सवाल उठ गया है, जो इसके इर्द गिर्द आबादियाँ जिनको आप पता भी था कि ये गैर कानूनी हैं, उनको बर वक्त खाली नहीं करवाया गया। और गुज़िश्ता रात भी लाहौर की बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ जो थी वहाँ पर ऐलानात हो रहे थे कि फौरी तौर पर इनखला के हवाले से अपने इंतजामात को मुकम्मल किया जाए। बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा। ये बड़ा सवाल पैदा होता है, जिस तरह साकिब साहब भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, और हमजा भी कहते हैं, गैर कानूनी सोसाइटियाँ बन किस तरह गई, और अब वो तबाही के दहाने पे चले गई, लोगों का पैसा भी डूब गया और अमीर से अमीरतर होता गया। कालू साहब, सियालकोट में बड़ी तबाही, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, जफरवाल, बेइंतहा, अब क्या पोजीशन है? अब क्या खौफ का आलम कम हो गया है?
कम नहीं राना साहब हुआ, अभी तलवार उसी तरह लटक रही है, चूंकि एनडीएमए की जानिब से जो बारिशों का भी कहा गया और भारत की जानिब से अभी पानी छोड़ने के जो अमकानात हैं, तो पहले भी 3 रोज कबल जो भारत ने इंफॉर्मेशन दी थी कि 3.5 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ेगा, तो 3.5 लाख की बजाय रात के वक्त अगर हम बात करें तो रात 9,22,040 क्यूसेक का रेला था, जो कि 3 गुना ज्यादा रेला था और इतना वो शदीद तूफानी रेला था कि जिसने 3 जगहों से दरिया चनाब का बंद भी तोड़ा और बंद तोड़ने के बाद सियालकोट की अगर सिर्फ तहसील समड़ियाल की बात करें तो 8 से ज्यादा अमवात अब तक वहां पे हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर दीगर इलाकों के अभी जो अदाद शुमार है वो सामने आने हैं, लेकिन 133 से ज्यादा सियालकोट के जो देहात हैं वो जेरे आब आए हैं। सियालकोट के इर्द गिर्द के देहात की बात तो दरकिनार, अगर हम सियालकोट शहर की बात करें तो सियालकोट शहर में भी बहुत ज्यादा तबाही है। इस वक्त कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर पानी नहीं है। सियालकोट शहर को 3 नालों ने घेर रखा है, एक तरफ नाला पलखू है, दरमियान में नाला बेड है, इसी तरह दूसरी तरफ जो है वो नाला एक, और सियालकोट की जो बचती तहसील है वो पसरूर है, उसको नाला डेक ने घेर रखा। तमाम जगहों से मुख्तलिफ जगहों से बंद टूट रहे हैं, राब्ता सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं, बड़े बड़े पुल टूट रहे हैं और लोगों के माल मवेशी जो है वो पानी में बह रहे हैं। लोग खुद पानी में, मैंने बताया कि समड़ियाल के इलाका माजरा कला में बाप, मियाँ बीवी और उनके जो बच्चे थे वो और उनके साथ एक शादी नामी लड़का, डोगरा कलां के जो 2 नौजवान थे जो कि लोगों की मदद कर रहे थे, रेस्क्यू कर रहे थे लोगों को, वो भी पानी की नजर हो गए। 2 अफराद की अब तक सिर्फ लाशें जो है वो मिल सकी, बाकी अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो कोशिश कर रहे हैं, चूंकि रेस्क्यू एहलकार जो है वो अभी जिंदा लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डूब जाने वाले लोग हैं उनकी तरफ अभी किसी की तवज्जो नहीं है, लोग अपनी मदद आपके तहत उनकी कोशिश कर रहे हैं। और सियालकोट में नाला पलखू ने बड़ी तबाही फैलाई है, इर्द गिर्द के जितने देहात थे वहां पे नाला पलखू ने, और सियालकोट के अगर दरमियानी इलाके की अगर बात करें बस्ती सियालकोट की, तो यहाँ पर नाला बेड जो है, नाला बेड किसी जमाने में बहुत बड़ा नाला हुआ करता था, बहुत खुला था, इसका जो है ये तूलो अर्थ में बहुत ज्यादा था, जिसमें पानी का बहाव बड़ा आसानी से हो जाता था। लेकिन कब्जा माफिया ने इतनी तबाही फैला रखी है कि पीछे से बड़ा सा आने वाला नाला पलखू जो आगे आके एक नाली की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जब इस तरह के मामला होंगे तो वो सारा पानी जो है वो जाहिर बात ओवरफ्लो होगा और वो शहर में आएगा। नाला एक जो है वो भी इसी तरह, ये नाला एक में भी जो ओवरफ्लो हुआ है पानी वो पूरे शहर को बिल्कुल ठीक है। सूरत हाल अभी मजीद जो है हमें खतरे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। हमारे नुमाइंदगान ने मुख्तलिफ शहरों से हमें आगाह किया। तनवीर, फ़हीम और हामिद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ अहम फैसले किए गए हैं और वो अहम फैसले आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, खुसूसी तौर पर हम असम्बली के अंदर देखें तो क्या असर डाल रहे होंगे, किस तरह से असरअंदाज हो रहे होंगे। कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया, फिर ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाएंगे, सिर्फ मियां अज़हर साहब की जो सीट है जो उनके इंतकाल के बाद खाली हुई थी उस पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। और क्या कोई ऐसी ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों को छोड़ सकती है? इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंस कर पा रही है कि अगर असेंबलीज़ में भी कायमा कमेटियों से बाहर आ जाएं, जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, अगर उससे जो है बाहर आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी होगी? क्योंकि बहरहाल थोड़ा सा भी हिस्सा अगर किसी पार्टी के पास हो तो हम देखते हैं कि सियासी तौर पर वो मुतहर्रिक नज़र आ रही होती है। लेकिन यकीनी तौर पर यह फैसला किया है इमरान खान साहब ने भी किया, सियासी कमेटी ने भी ये फैसला किया है, तो कुछ सोच समझ के किया होगा। क्या सोचा, क्या समझा, फिर ये फैसला किया गया, इस पर हमने बात करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वक्कास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, बड़ा गैर मामूली सा ये फैसला है और गैर मुतवक्के भी है ऐसे हालात के अंदर। पहले भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये फैसला तो देख चुके हैं कि असम्बलियों से इस्तीफे दिए गए थे, लेकिन अब ये पहला मरहला लग रहा है। कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होना, फिर जुडिशल कमीशन की भी बातें आ रही हैं। सर, क्या सोचा जा रहा है और क्या जो है स्ट्रेटेजी है इस वक्त पीटीआई की? देखिए सर, तंग आमद बजांग आमद बात बड़ी सीधी है। 10-10 साल की सजाएं MNAs को, MPAs को ना हक जाली मुकदमात में सजाएं, लोगों ने अपनी CDRs जमा कराई है, लोगों ने अपनी लोकेशंस शेयर की हैं कि उस दिन वहां पे उस शहर में ही मौजूद नहीं थे। दूसरी तरफ नामालूम वर्कर जो पकड़े गए, नामालूमों में नामजद करके 25-25 साल की सजा, आप देखें सरगोदा में एक सजा हुई जी। उसके बाद जिस तरीके से कौमी असम्बली के अंदर जो हमारी
चेयरमैनशिप्स थी और उसमें जो हमारे चेयरमैन थे उनके साथ किस किस्म का रवैया रखा जा रहा था। हमारे लिए सबसे अहम कमेटी पीएससी नहीं थी। जो हमारी मौजूदा सिचुएशन सूरत हाल है उसमें ह्यूमन राइट्स कमेटी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पिछली दफा बिलावल भुट्टो जरदारी उसके चेयरमैन थे। ह्यूमन राइट्स अब्यूज हमारे साथ हो रही है, वायलेशंस, ब्लेटेंट वायलेशंस हो रही है, सारी दुनिया को पता है, हम उस पर आवाज उठा रहे हैं। उस हवाले से जो ह्यूमन राइट्स जो कमेटी थी, उस कमेटी के हालात ये थे कि एजेंडा इशू होता था चेयरमैन की तरफ से, साहबजादा हामिद रजा की तरफ से, और सेक्रेटेरिएट कैंसिल कर देता था। डेट हामिद रजा देते थे जो कि उनका इख्तियार था, सेक्रेटेरिएट उसको कैंसिल कर देता था। एजेंडा रिवाइज कर देता था। कभी तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि चेयरमैन का दिया हुआ एजेंडा जो है रिवाइज किया जा सके। लोग आते नहीं थे। अगर कोई कमेटी की मीटिंग हो भी गई शाज़ो नादिर और उसमें जो लोग आए वो फिर डायरेक्शंस और गाइडेंस पे अमल नहीं करते थे। ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी आपको पता है तो पूरे पाकिस्तान की हर जेल को विजिट कर सकती है, हर जगह जहां ज्यादती है, थानों में, पुलिस के हवाले से, FIA के हवाले से सब कुछ कर सकती है। मगर उसके हाथ बांध दिए गए, वो नायल हो गए, वो कमेटी भी गई। पहले उसको काम नहीं करने दे रहे थे। राय हसन नवाज डिस्क्वालीफाई, वो कमेटी भी गई, वो भी चेयरमैन थे रेलवे के। आदिल बजई का इलेक्शन होना था, वो नहीं किया। PSC को 10 महीने तक रोके रखा, वो नहीं किया। ये सारी जो सूरत हाल और ये जो माहौल पैदा किया गया, इसके पेश नजर इमरान खान साहब ने यही समझा कि इस्तीफे जो है वो दे के बाहर आ जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। प्रेशर भी था कि जनाब ये जो चेयरमैन है ये सिर्फ गाड़ियां सरकारी और दफ्तरों के पीछे हैं, शायद कि कुछ डिलीवर भी नहीं हो रहा, उसके बावजूद बैठे हैं। तो खान साहब ने जैसे ही फैसला किया, लोगों ने बड़ी खुशदिली से उसको कबूल करते हुए कल रात से ही इस्तीफों की जो है लाइन लग गई और वो सारे इस्तीफे जो है चीफ व्हिप के पास जमा हो गए। अब जो फैसला खान साहब ने जब दोबारा भेजा सियासी कमेटी को, तो वो फैसला, उस फैसले में भी लाजमी बात है राय शुमारी हुई होगी, आपस में राय दी गई होगी। उसमें 12-9 था, क्या था, या सब इस बात पे मुत्तफिक हो गए? कितने लोग थे जो मुत्तफिक नहीं थे? नंबर 1। नंबर 2, टिकटें तो उन्हीं लोगों को दी जा रही थी ना जिनको जो फारिग हुए थे, जिनको सज़ाएँ दी गई, उनके अजीज़ों, उनके कहने पे जिनको दी जा रही थी। अब ये मैदान जब खाली होगा, क्या इसके लिए आप अदालतों में जाएंगे कि यहाँ पे इलेक्शन ना हो, या फिर आप वो इलेक्शन जो है उसे होने देंगे? काफ़ी हलकों में जिस तरह काफ़ी हल्के हैं जिसमें रुक गया इलेक्शन, क्या इन हलकों में भी अदालत से रजू करने का कोई है? देखिए सर, इस हवाले से तो जरूर रजू करेंगे अदालत से, और वो हमारा हक है कि आपने हमें ना हक जो है वो फारिग किया है, हमें ना हक सजा दी गई है। जब तक उन सजाओं की अपील पे फैसले नहीं हो जाते आप हमें डिसीट ना करें। इस हवाले से तो हम हर सीट पे अदालत में जाएंगे और ये हमारा हक बनता है। जैसे उमर अयूब साहब का स्टे है, जैसे शिबली साहब का है, जैसे जरताज साहबा को मिला है, और हमारे बाकी लोग जो है वो भी इन्हीं लाइन्स के ऊपर जो है वो कोर्ट्स में जा रहे हैं, तो वो करेंगे। तो ये बात तो यहाँ आ गई। आपने दोबारा नंबर का पूछा। देखिए सर, ना होने और होने के आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड पे बड़े साउंड थे। फिर ऑब्वियसली खान साहब का भी एक विजन अपनी जगह पे मौजूद था। तो कल वोटिंग नहीं हुई है, कल सब ने अपना अपना एवरीबडी स्पोक थे माइंड। हम तो वही थे, मैं और साहबजादा हामिद रजा, खालिद खुर्शीद, आरिफ फलवी, ये तो वही थे जो पहले भी कहते थे कि इलेक्शन बिल्कुल असी नहीं करना चाहिए। हुण तो तुसां उन्होंने इमदाद करनी है, वरना जो ना उन्हें तो जितने देता है तो बंदे कुटना मारना भी उन्होंने अलहदा है। फिर मीडिया सारा इस वक्त उनके हाथ में, मेजोरिटी मीडिया काम कर रहा है, और बंदे वो मार पीट के नहीं निकलने देंगे और उसके बाद कहेंगे कि जी इतनी ज्यादा जनाब नून लीग दी को पजीराई हो गई है पंजाब में कि इनका बंदा नहीं निकला और हम 1 वे निकले। तो वो ड्रामेबाजी ना, नैरेटिव कंट्रोल करने की, तो करें फिर। तो वो हम तो इस बुनियाद पे थे। तो सर कल फिर यूनानिमस हुआ है, 1-2 बंदों की, कोई 1 या 2, बिल्कुल मुझे याद पड़ता है, 1 या 2 में नाम उनके नहीं लूंगा, कोई रिजर्वेशन जरूर होनी है, बट यूनानिमस होया सर, यूनानिमस, कोई वोट शॉर्ट नहीं हो, यूनानिमस हुआ, सबने कहा बिल्कुल। शेख साहब ये बताइएगा कि जी साका साहब आप करें, ये बताइएगा कि अप्रैल 2022 में PTI ने जो कौमी असम्बली से वो बाहर आ गए और कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए, लेकिन 17 जुलाई 2022 वो एक टर्निंग पॉइंट था PTI का हुकूमत से निकलने के बाद, कि 17 जुलाई को बिल्कुल एक गैर मुतवक्को रिजल्ट्स आए ज़िमनी इलेक्शंस में, और उसमें PTI जो है वो जीती। अगरचे अक्सर नशस्तों पे इमरान खान साहब थे, लेकिन
उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। एक तो इस पे बात कीजिएगा कि क्या ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर इन्हीं नशिस्तों पर पीटीआई जीत जाती तो इसका जो बयानिया है मजीद इसकी तकवीत मिलती। इसी के साथ दूसरा सवाल, 2022 में ही अप्रैल में राजा रियाज साहब को एक कठपुतली अपोजिशन लीडर बना दिया जाता है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, नूर आलम साहब उसके चेयरमैन बन जाते हैं। मतलब एक पूरा सिस्टम एक कठपुतली सा खड़ा करके अपोजिशन साइड पे निज़ाम जो है वो अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक जूं कतूं चलता रहता है। और ऐसी ऐसी लेजिस्लेशन उन्होंने की, उसके बाद पीटीआई को भी वो लेजिस्लेशन हर्ट हुई कि ये लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए थी। तो ये सारा सिनेरियो क्या आपने जेहन में रखा है कि जब कमेटियों से बिल्कुल आप हर चीज दो सवाल हैं रखी है जेहन में सर। देखें उस आप बिल्कुल हर चीज जेहन में रखी है। खान साहब के हर फैसले में कोई हिकमत होती है और हमने भी जब जो फैसला हमारे पास आया हमने भी सोच समझ के किया। मैं आपको बता देता हूँ, वो जो आप पिछले इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, बाई इलेक्शंस की, जो हमने मेजॉरिटी सारे हमने जीत लिए थे और फिर बिल्कुल उसका एक इम्पैक्ट हुआ था। हमेशा जीत से इम्पैक्ट होता है और खुसूसन जिस वक्त आप इतने बड़े हाई मॉरल ग्राउंड पे आप निकले और फिर आपने इलेक्शन जो है वो लड़ा हो। याद रखिएगा 9 मई नहीं हुआ था। याद रखिएगा कि 9 मई के बाद 8 फरवरी के अंदर जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया, जो डाका मारा गया, वो हमारे सामने नहीं था। याद रखिएगा कि 8 फरवरी को हमने हलफ लेने के बाद पंजाब में जितने भी बाई इलेक्शन लड़े, उन बाई इलेक्शन में हमारे उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ। अभी ये इसी टेन्योर में वजीराबाद का इलेक्शन याद कर लें, गुजरात का इलेक्शन याद कर लें, जो बाई इलेक्शन हुए थे, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये फैसला उस वक्त के हालात में और इस वक्त के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। वो पॉलिटिकल सिनेरियो और था, ये पॉलिटिकल सिनेरियो और है। मीडिया टोटल कंट्रोल में है, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हो रही है, वो केसेस के ऊपर सेंटेंसेस आ रही है, पंजाब में फस्तायत का। अच्छा, और ये याद रखिएगा कि ये जो फैसला हमने किया है ये सिर्फ पंजाब स्पेसिफिक है। जो हमने इलेक्शन में लड़ने का किया है, ये केपी पर लागू नहीं होता है। सर इसी पे ख्वाजा आसिफ साहब ने तनकीद की हमने इस्तीफों का किया है। सर इसी पे ख्वाजा आसिफ साहब ने तनकीद की। उन्होंने कहा जहां पे आपको उम्मीद है या जहां पर आपकी गवर्नमेंट है, जहां पर आप अपने लिए मशीनरी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर सब कुछ जायज होगा, लेकिन जब पंजाब में हारने के खदशात हैं तो यहाँ पर आप नहीं करेंगे। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब, देखो जी, तुसी ख्वाजा आसिफ का जिक्र करके सवाल पूछ रहे हो। ख्वाजा आसिफ के ना साडा सज्जन है जिन्हें वो साढ़े हक की गल करनी है। मैं उनका फिर भी लॉजिक के साथ जवाब दूंगा। मैं ख्वाजा साहब की तरह सिर्फ तनकीद पे तनकीद नहीं करूंगा। ख्वाजा साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि जब से 8 फरवरी के बाद जितने बाई इलेक्शन पंजाब में हुए हैं, उस वक्त पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस, पंजाब के इदारों ने हमारे लोगों के साथ क्या किया। वजीराबाद में इलेक्शन पोलिंग वाले दिन 8,500 की नफरी मौजूद थी, तो कुट के बंदे का नास मार छड़ा। जेडी सीट अस 2 महीने पहले को 60,000 की लीड से जित रहे सा तो कितने हजारा तो इन्हें सानू हरा छड़ी। ये उसमें की 60 दिनों का भी टाइम नहीं था। ये आपने पंजाब में हमारे साथ किया, गुजरात में हमने, आपकी हुकूमत थी। अब हमारी हुकूमत में केपी में बाजोड़ का इलेक्शन हुआ, ठीक है सर, आप एमपी उस पे हमने वो लूज किया। आपका क्या ख्याल है, यहाँ हुकूमत नहीं थी, या पंजाब में हुकूमत के पास, केपी में हुकूमत के पास पुलिस नहीं थी, या केपी में अली अमीन गंडापुर डंडा इस्तेमाल नहीं कर सकता था? क्या बाजोड़ का डंडे से इलेक्शन जीत नहीं सकते थे? नहीं सर, यहाँ ये कल्चर नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं होता है। यहाँ डोंग धांसली, ये पंजाब में जो कल्चर, हम खुद उसका हिस्सा है पंजाब का। अनफॉर्चुनेट है, शर्म आती कहते हुए, जो बेहयाई जो है पंजाब पुलिस की तरफ से और पंजाब के इन नाहक हुक्मरानों की तरफ से जो कल्चर कई सालों से क्रिएट किया गया है, वो नहीं है केपी में। सो केपी के साथ आप मुआवजा कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी गल है, हाँ साड़ी हुकूमत है, इतनी ऐसी ज्यादती नहीं होने देंगे अपने बंदे नाल, और मुखालिफ के साथ भी नहीं होने देंगे। यहाँ एमपी अपोजिशन के जीते हैं सर, जीते 8 फरवरी के बाद। ख्वाजा साहब अपनी ठीक करें, अपनी ख्वाजा साहब को जो लिख के देते हैं ट्वीटर, मेरे ख्याल में वो बताते नहीं है कि क्या हुआ 2 सालों में। अच्छा शेख साहब, ऑब्वियसली शेख साहब है ये वो लोग हैं सर। आखिरी गल सर, और जिन्होंने वो लोग ने जिन्होंने 8 फरवरी ਨੂੰ भी अपना मैंडेट बचा लिया सी, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ डर है कि नून लीग के वोटां ਦਾ आ जाण कि ਜਿਹੜੇ सूरमे ਨੂੰ लेके आना लड़ाना इलेक्शन। मैं तो उधर कहता हूँ, फॉर्म 47 के ऊपर कहता हूँ, जितने एमएनए बैठे हैं न्यूट्रल हो जाओ, सीटों पे देते हैं इस्तीफे सारे, उन्हें 10 तरह से इलेक्शन कराओ, तो पता लगेगा इमरान खान का वोट कितना है। कुछ लोग बात करते हैं स्पेस नहीं रहेगी, तो स्पेस दिलों में होती है, स्पेस कहीं नहीं जाती है। अच्छा, क्या ये खान साहब का ये जो कार्ड है असम्बलियों से इस्तीफे, ये भी का गौर है, इस पर गौर कर रहे हैं? और एक बहुत सी चीज़ें चल रही थी पिछले दिनों कि शायद पार्लिमानी पार्टी को सारा इख्तियार दे दिया जाए और खान साहब से कहा जाए
कि आप चूँकि जेल में हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वही सारे फैसले करे, कोई इख्तियार दे दें? कोई ऐसी बात भी थी या ये सब अफवाहें थी? सर पहली बात तो आपने जो पहला सवाल आपने किया वो इस हवाले से असेंबलियों से इस्तीफे, या पहले सवाल में आप क्या मैंने कहा क्या असेंबलियों से इस्तीफे सर बिल्कुल ज़ेरे गौर नहीं है इस वक्त। ठीक, तो इस वक्त मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त असेंबलियों के इस्तीफे ज़ेरे गौर नहीं है, बट इट इज एन ऑप्शन। इस पे बात एक दो दफा जरूर हुई है, बट राइट नाउ इस पे कोई गौर खौस नहीं हो रहा। बट याद रखिएगा, ये जो इस्तीफे हैं स्टैंडिंग कमेटीज के और पार्लियामान की हर कमेटी के, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे पीसी हो, चाहे कोई कमीशन भी उसके नीचे आता है, ये फर्स्ट स्टेप ही है ना सर। चीजें स्टेप वाइज होती हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप ही, इसको गिन लें आप। अभी और खौज नहीं है, कल खान का मूड बन गया, पार्टी का मूड बन गया, सीधे देते डिसाइड कर लांगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि पार्लियामानी पार्टी को इख्तियार, खान साहब कोई डिक्टेटर नहीं है। अभी भी जो फैसला ये इलेक्शन वाला करवाया, वो खान साहब ने वापस दोबारा पॉलिटिकल कमेटी को भेजा है, तो खान साहब वहां पे तो अनाउंस कर सकते थे। किसी की जरूरत थी कि कोई कहता कि नहीं, खान कहता नहीं लड़ना तो मैं लड़ांगा, किसी का मुंह था, किसी का भी नहीं था। खान साहब ने वापस भेजा और पॉलिटिकल कमेटी ने वो जो विजडम प्रिवेल किया, वो उसके ऊपर फैसला हो गया। पार्लियामानी पार्टी के इख्तियारात के हवाले से जो उसके इख्तियारात होने चाहिए वो ऑलरेडी उनके पास हैं। नए इख्तियारात तो हम देने से रहे, और जो खान का इख्तियार है बहसीयत कायद, लीडर, चेयरमैन ऑफ द पार्टी, होता सी किसी ने ना देता है तो ना देना जी। तो ये अफवाहें हैं सारी। बिल्कुल ठीक है। शेख वकास अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन। और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके बकौल इस्तीफ़ों के हवाले से नहीं सोच रही कि हम असेंबलियों से इस्तीफ़े देंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। NDMA की जानिब से ये आज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब शर्जील मेमन साहब ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन जब कराची की सूरत हाल थी उसमें हमने देखा था कि जब बारिश हुई थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, और मुर्तज़ा वहाब ये कह रहे थे कि हमने काम किया है, नालों को साफ़ किया है, इसलिए ही इतनी जल्दी हम निकासी करने में कामयाब हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत बारहा कह चुकी है कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो जाए, हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी। ऐसे तमाम हालात में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नज़र आ रही है कि वो बानी PTI की रिहाई के लिए काविशें कर रही है, लेकिन दीगर पार्टीज़ के ऊपर ये सवाल उठता है कि वो एक आम आदमी के लिए अपोजिशन का कितना किरदार अदा कर रही हैं। इसी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा GDA सायरा बानो साहिबा। सायरा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। ये कहिएगा कि एक आम आदमी ये क्वेश्चन करता है कि चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपनी ज़्यादा एनर्जीज लगा रही है कि किसी तरह बानी PTI को रिहा करवा लिया जाए, लेकिन अगर महंगाई का इशू हो, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है मार्केट से, तो इसके ऊपर ऑपोजिशन की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही है? ऑपोजिशन इन मामलात के ऊपर ऑपोजिशन क्यों नहीं कर पा रही? अस्सलाम वालेकुम जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं इसका कोई भी जवाब, कोई ऐसा जवाब नहीं दूंगी कि जिसमें कोई झूठ शामिल हो। कुछ सही कह रहे हैं अपोजिशन। जाहिर है सबसे पहले इंसान को अपने आप को देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो सिंध में किरदार होना चाहिए वो कैनाल्स वाले मामले पर तो था हम लोगों का, लेकिन वो फिर जो बाकी जो मामलात हैं उसके ऊपर वैसा किरदार नहीं है। आपको पता होगा कि हमारे जो मेंबरान जिस तरीके से सिंध में वो कहते हैं ना कि अनोखे लाडला खिलन को मांगे चांद रे, और जिस तरीके से सिंध को प्लेट में रख कर दिया गया, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि प्लेट में रख के वो कहते हैं ना कि दिया गया कि ये ले लीजिए, और जो ज्यादती हम लोगों के साथ हुई कि वो कहते हैं कि दीवार के साथ लगाना तो दूर की बात है, बिल्कुल ही सफाया कर दिया। लेकिन फिर भी हमारे 3 मेंबरान थे, तो हम लोगों ने इस हुकूमत को माना ही नहीं, तो वो 3 मेंबरान ने जाकर असेंबली में ओथ भी नहीं लिया। तो लेकिन जाहिर है उसके लिए अपोजिशन करने के लिए अवाम का मसाइल पर आवाज़ उठाने के लिए असेंबली में जाना ज़रूरी है भी, और मतलब जो लोग बाहर हैं, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा। हल्के फुल्के इन मसाइल के ऊपर बयानात तो आते हैं, लेकिन कोई मौसर आवाज़ उठाई नहीं जा रही। आपने PTI से मुतालिक कहा, जिस वक्त आपने कहा ना कि अभी उनका फोकस बानी की रिहाई की तरफ है,
लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमसे बात हुई थी तो उसमें यही था कि मुल्क में वो जो कहते हैं ना कि रूल और आइन और इसकी बालादस्ती के लिए ये तमाम चीज़ें थी, तो वो भी जो राब्ते हुए फिर वो राब्ते बढ़ न सके कि आपको हम लोगों को कोई किरदार नज़र आता। तो मैं आपकी इस बात से मतलब मैं शर्मिंदगी से कह रही हूँ कि हाँ जी, कोई ऐसा किरदार यहाँ पर सिंध में आपको नहीं देखने को मिला होगा हल्के फुल्के बयानात के अलावा। अच्छा शहर साहब, सुनने में आ रहा है, एक तो ये सूरत हाल बताएं कि सिंध में खुदा न खास्ता पंजाब वाली अगर सूरत हाल पैदा होगी, जो सैलाब का ख़दशा जाहिर किया जा रहा है, तो आप क्या समझती हैं बचा लेगी आपकी गवर्नमेंट? सिंध गवर्नमेंट जो है वो तैयार है, ऐसे इंतजाम किए हुए हैं? और दूसरा मेरा सवाल है कि एक फैसल वाडा साहब की पिछले दिनों गुफ्तगू आई, वो बड़ी अहम चीज़ होती है, उनकी गुफ्तगू को हम इसलिए अहमियत देते हैं कि उनकी गुफ्तगू में कुछ निकल आता है। उन्होंने कहा कि करप्शन है और सिंध से शुरू होती है, सिंध का भी उसमें उन्होंने बड़ा नाम लिया। क्या इस सैलाब से निपटने के बाद कुछ और लोगों से भी निपटा जाएगा? उनके तो क्या ही कहने, वो कहते हैं ना कि जब कोई एक शख्स आता है उसका बयानिया पिटता है, फिर एंड में वाडा साहब आते हैं कि लाओ अभी हथौड़ा मेरे हाथ में दे दो। तो उस पर बाद में आती हूँ। बाकी आपने कहा सिंध के जी, उनके पास तो जो 2022 में भी सैलाब आया था उसमें भी लोगों की कोई दाद रसी नहीं हुई थी। उल्टा मैंने ये देखा था कि जिस तरीके से फिर कहा कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है दुनिया में हो रही है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है, तो इस चीज का वो बेनिफिट लेते हैं। और आई एम सॉरी, जैसे वो रेडी पे रख के कोई बच्चे कोई खैरात मांगता है ना, तो अगर सैलाब आ गया तो फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर से सिंध की डूबती हुई आवाम को दिखाकर खैरात समेटी जाएगी। और कोई नहीं, जो 2022 में हुआ था, अगर उस वक्त आप हमारी पार्टी का लें तो वो जो कुछ भी किया था हम लोगों ने अपने ओन पे किया था। बात लंबी हो जाएगी अगर 1 मिनट दें। जिस तरह पीर साहब ने पीर जो गोठ में वो कहते हैं कि लंगर खाने दरगाह और ये तमाम चीजें काम की थी, लेकिन इसमें हुकूमत का कोई हाथ नहीं था मेरे ख्याल में। कि जब तक हम अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे, ये डूबना, ये फसलें तबाह होना, ये घर टूटना, ये हम लोगों का मुकद्दर है। अब खुदा जाने मुझ समेत या हम सब समेत हम लोग क्यों इस चीज को सह रहे हैं, और कोई तैयारी नहीं है। आपने कराची में देख लिया कि उन्होंने खुद माना कि जो नालों की कैपेसिटी थी वो 40% थी, 40% थी, और उसके बाद 17 साल हुकूमत के बाद भी उस 40 को कोई 60 या 70 कर नहीं सके। और आपने अभी बारिश की बात की, तो जाहिर है बारिश और सैलाब बीच में आ गया। इस वक्त जो मुल्की सियासत है लोगों से निपटने के गिर्द ही घूमे जा रही है कि इसको पकड़ लो, उसको कुचल दो, उसको मसल दो। इसके अलावा आपने कौन सी सियासत देखी है? जितनी भी ये पीडीएम की जमातें हैं वो कहते हैं कि लाठी लेकर कुछ लोगों के पीछे पड़ी हुई है और वही उनका मंशूर है। बाकी तो एक और हल्का फिर साकिब साहब आएंगे। ये पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मंगनी कर ली है और ये शादी कब देख रहे हैं? यानी पीपल्स पार्टी नून लीग मिलकर इलेक्शन ला रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट हो गई है, मंगनी होगी, तो अब शादी कब देख रहे हैं? मंगनी ये निकाह हुआ हुआ, रुखसती पे राजी नहीं हो रहे कि ना जी ना। उनकी डिमांड है कि जब तक है तो शादी में नहीं होता, लड़के को बाइक लेकर दो तब रुखसती होगी। तो वो जिन्होंने रिश्ता करवाया था वो मान गए, वो उन शराइत से मुकर गए हैं। जो जहेज में चीजें देनी थी वो जहेज की लिस्ट से मुकर गए हैं कि नहीं, कि जो मेन मुंडे ने शादी की थी वो की थी उसके लिए, गाड़ी के लिए, इस मुल्क की गाड़ी चलानी है। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं देंगे, फिलहाल जो सूबा दिया हुआ इस बाइक के ऊपर आप गुजारा करें, गाड़ी नहीं मिलेगी। तो वो अभी यही सब कुछ चल रहा है। अब देखें, खुदा करे कि वो मान जाए। तो ये जो हम लोगों ने एक जबरदस्ती की शादी देखी है, निकाह देखा है, अब उसकी रुखसती भी हो जाए, तो ये ऐसे ही चल रहा है। अब देखें जी मान नहीं। ये बताइएगा कि पीटीआई ने जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं उनका बाइकआउट कर दिया है, और जो स्टैंडिंग कमेटीज़ थी नेशनल असम्बली की उनसे भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो ये मतलब इनडायरेक्टली इस निज़ाम पर अदम एतमाद है एक हद तक। तो इस पीटीआई के इस एक्ट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली अपोजिशन का जो किरदार है, अपोजिशन बल्कि पीटीआई के तो हर हफ्ते 10 दिनों के बाद 2-4 जो मेंबरान हैं कम हो जाते हैं। अपोजिशन सुकड़ रही है 9 मई के जैसे जैसे फैसले जो है वो आ रहे हैं। तो इस एक्ट को या इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस फैसले को बहुत पीछे से देखा जाए, बहुत पहले से, जिस वक्त वहां पर रिजीम चेंज हुआ था और उस वक्त
मतलब आप बातें तो बनाने के लिए बहुत सारे लोग बनाते हैं कि अच्छा ये सब कुछ हो गया तो फिर निज़ाम नंगा हो गया और ये और वो, ये निज़ाम सबको ही पता था, वो और बात थी कि खुल के बात नहीं करता था। उस वक्त भी जिस तरीके से मतलब असेंबली से निकले, फिर पंजाब गवर्नमेंट वो कहते हैं कि हाथ से निकल गई, फिर केपी गवर्नमेंट, ये सारा कुछ हुआ तो वो गलत हुआ था। और अभी मुझे पीर साहब की एक बड़े पीर साहब शाह मर्दान शाह की है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ढूंढे से भी ऑपोजिशन नहीं मिलेगी, हर बंदा उसका। तो जो मौजूदा क़यादत है उनके ऊपर इतने आरोप लग चुके हैं कॉम्प्रोमाइज होने के, और ये उसका बंदा, ये उसका बंदा, ये उसका टाउट, ये इसका टाउट। तो लोगों का जो बैठे हुए लोग हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। और अभी भी मुझे ये समझ नहीं आती कि आया वो वाक़या बानी पीटीआई के ने कहा है, अब तो ये वही बयानात हैं कि जिस तरह आपने ज़मीनी इलेक्शन का कहा कि पहले उन्होंने कहा कि ये नहीं होंगे, फिर उसके बाद कहा कि वो सीट हमाद अजहर साहब के वालिद की है, उसके ऊपर ज़मीनी इलेक्शन होंगे। फिर आपने देखा हमाद अजहर साहब ने पेपर जमा करवाए और एन वो कहते हैं ना कि वो जो था और उसके बाद वो पीछे हट गए। फिर ये वाली वो कह रहे हैं कि ये चीज़ भी चल रही है कि जो उनके कवरिंग कैंडिडेट थे कि अब इसमें भी कोई साजिश है कि उस कवरिंग कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ाने के लिए ये सारा कुछ पाला गया। तो बात ये है कि कुछ भी करें, आपको भी पता, हमें भी पता है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, पीटीआई के साथ भी बहुत गलत हो रहा है। लेकिन बात ये कि इसका कोई हल निकल नहीं रहा। वो कहते ना कि कुछ वो खिंचे रहे, कुछ हम खिंचे रहे, इस खींचातानी में टूट गया वो रिश्ता मंगेतरी का। तो वो अब ना उधर से माफी की कोई जवाब आ रहा है, यहाँ पर शद्दो मत से वो कहते ना कि कान उस आवाज सुनने को तरस रहे हैं। तो एक अजीब सा है। मैं कहती हूँ कि इसमें तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी हमारे सीनियर सियासतदान हैं, उन सबको सोचना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई तो हल निकालना पड़ेगा। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।